प्रदेश में कौन है जो बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाकर सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, साथ ही समाज को तोड़ना चाहते हैं, और क्या बीजेपी ने ऐसे तत्वों के खिलाफ मैदानी तैयारी शुरू कर दी है? पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर इसी विषय पर चिंता जाहिर की गई। और अब बीजेपी यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन अभियान के तहत अनुसूचित जाति जनजाति युवाओं के सहयोग से 1 करोड़ यूथ की कनेक्टिविटी करने जा रही है। यानी 2023 से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति। क्या समाज में कई ऐसे तत्व शामिल है, कैलाश जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, अनेकों क्षेत्रों में जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है। और इसलिए संगठन पर्व का लाभ उठा के पूर्णकालिक निकाले हम। पूर्णकालिक मीन्स जो समय की बात 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, और ऐसे क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ हम प्रवेश कर जाएं जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलतफहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही। यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, जो मध्य प्रदेश के अंदर हम जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा हैं, वो जनजाति क्षेत्र से लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति हर क्षेत्रों के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं की कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन कंसेप्ट पर हम काम करेंगे। दरअसल कांग्रेस की नजर भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर है। कुछ दिन पहले कमलनाथ ने भी आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल होकर कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट की थी। हमारे संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। जाहिर है बीजेपी इस बात को समझ रही है, लेकिन बीजेपी की तैयारी पर कांग्रेस का अपना अलग नजरिया है। आदिवासियों के खिलाफ पूरी मुहिम आपकी चलती है, तो कहाँ से जोड़ेंगे लोग? ये आप कितने ही प्रोग्राम बना लो, लेकिन जब तक महंगाई को कम नहीं करोगे, जब तक रोजगार लोगों को नहीं दोगे, जब तक कोविड से जिन लोगों की जान गई है उनको 4-4 लाख रुपए नहीं दोगे, उनको नौकरियां नहीं दोगे, या आपके जितने भी ये कार्यक्रम है ये सब टाइम फिक्स हो जाएंगे। प्रदेश में यूथ को जोड़ने के लिए दोनों दल कवायद में लगे हैं, लेकिन बात यूथ की नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति की भी है। तो जिस तरह की सियासत दिखाई दे रही है, उससे समझा जाए कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा निशाने पर कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर कौन कर रहा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को कमजोर? कितना सफल होगा भारतीय जनता पार्टी का यूथ फॉर द नेशन अभियान? क्या सियासी चौसर पर दिखेगी कांटे की टक्कर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक बैठक हुई। पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे, उनकी जयंती पर इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में इस बात पर चिंता हुई कि कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लगातार विभिन्न जाति वर्गों में कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक क्रोध का, एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस परिचर्चा में बोलते हुए मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें ऐसे क्षेत्रों में पूर्णकालिक हमारे कार्यकर्ताओं को भेजकर उनके बीच में काम करने की ज़रूरत है, उन जातियों के बीच में काम करने की ज़रूरत है, उन वर्गों के बीच में काम करने की ज़रूरत है जहां हमारे खिलाफ एक छद्म प्रचार किया जा रहा है। और इसके लिए यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स
फॉर द नेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा और अनुसूचित जाति जनजाति युवाओं के सहयोग से 1 करोड़ युवाओं की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस प्रकार की कोई भी कनेक्टिविटी आपका फेलुअर साबित होगी, क्योंकि बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई, इन मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी जी, हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उमेश शर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल उमेश जी आपसे करता हूं। 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य लिया है। एक चिंता संगठन के बैठक में चर्चा के दौरान सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा रेखांकित किए गए जाति और वर्गों में, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो उस दुष्प्रचार को और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत को रोकने के उद्देश्य से और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से आप एक अभियान यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। तो आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या वाकई में स्थितियां इतनी चिंताजनक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसकी विचारधारा के खिलाफ दल लामबंद हो गए? नवीन जी, 2 बातें आपने महत्वपूर्ण करी है। मैं थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में सारे विषय को रखूंगा, क्योंकि टॉक शो का एक टाइम लिमिट होता है। एक, आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में चिंता करी गई। नवीन जी, मैं बहुत विनयशीलता के साथ प्रत्युत्तर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में कभी भी चिंता नहीं होती है, वहां चिंतन ही होता है। ठीक है, वो अन्य पक्ष के दृष्टिकोण से चिंता दिखाई देती होगी, पर हमारे लिए वो चिंतन है। तो एक बात तो यह है कि आज चिंता नहीं करी गई है, चिंतन करा गया है और आगामी कार्य योजना पर उस चिंतन के तहत विचार करा गया है। दूसरा, आपने कहा, बार बार एक शब्द को उपयोग करा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस पर कुछ लोग आघात कर रहे हैं। तो बहुत संक्षिप्त में 10-12 सेकंड में मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का अभिप्राय क्या है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से तात्पर्य होता है कि एक प्रखर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वैचारिक अधिष्ठान, जो सनातन आस्थाओं में विश्वास रखता है, जो इस बात में दृढ़ मान्यता रखता है कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का मतलब है कि इस देश की राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, अखंडता, सार्वभौमिकता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर प्रहार करने का मतलब यह होता है कि राष्ट्र की जो सनातन आस्थाएं हैं, राष्ट्र से जुड़े हुए जो विषय हैं, भारत माता का हित रक्षण करने वाला जो चिंतन है, उसको कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति प्रहार पहुंचाता है। अब ये व्यक्ति कौन है? तो जयेश जैसे संगठन है जो वनवासी बंधुओं को हिंदू समाज से विलग करना चाहते हैं, जिनकी अपनी आइडियोलॉजी ये है कि वनवासी समाज जो है अब वो हिंदू समाज का अंग नहीं है। जो लोग मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस का नाम दे देते हैं, ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? तो ये प्रोपेगेंडा करती है कांग्रेस, ये प्रोपेगेंडा करता है जयेश। अब इस प्रोपेगेंडा से अगर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करा जाता है तो सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश से संलग्न विचारधारा है, तो देश की विचारधारा पर आघात हो रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि मूल निवासी दिवस, अब उस मूल निवासी दिवस को कांग्रेस ने कहा कि आदिवासी दिवस है, जयेश ने कहा कि आदिवासी दिवस है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का या प्रदेश अध्यक्ष जी का चिंता नहीं, चिंतन इस बात पर था कि इन सारे बिंदुओं के ऊपर समाज के भीतर नीचे तक इस विचार को उतारने वाले लोग चाहिए, पूर्णकालिक चाहिए। और एक आखिरी बात नवीन जी जो आपने कही थी कि यूथ फॉर नेशन है ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई आज का चिंतन नहीं है। हमारे लिए तो शुरू से है कि देश प्रथम, उसके बाद दल, उसके बाद हमारा समाज, हमारा परिवार, व्यक्ति। तो ये जो देश प्रथम की भावना है उसको आज दोहराया गया है, ये बार बार हम दोहराते हैं। और यूथ फॉर नेशन का अभिप्राय केवल इतना है कि ऐसे नौजवान चरित्रों का निर्माण करना पड़ेगा और करते आए हैं कि जो नौजवान चरित्र इस भारत माता के प्रति पुत्र का भाव रखता हो,
और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कोई चूंकि देश के सनातन चिंतन से विलग विचारधारा नहीं है। और आज तो इतना अच्छा प्रसंग है कि जन्माष्टमी का दिन है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री हरिनारायण विष्णु के मानव लीला अवतारी शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को समझाया था भाई भारत का मूल चिंतन है, अनादिकाल से। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आपकी बात पर। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आप लोग चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। केवल 2 सेकंड का समय दे दीजिए। तो ये जो यूथ फॉर नेशन है, तो इस प्रकार के नौजवान समाज के भीतर जाना चाहिए जिनका चिंतन सकारात्मक है, जो देश के लिए सोचते हैं, जिनको लगता है कि भारत हमारा है, ये हमारी भूमि है और ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माता है। तो ये पुत्र और माता का भाव रखने वाले पूर्णकालिक निकाले जाने चाहिए, जो हमारी विचारधारा पर प्रहार हो रहा है, देश की विचारधारा। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ उमेश जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, साथ ही अपना शब्द भी वापस ले लेता हूँ। आप चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं, चर्चा नहीं करते, मंथन करते हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं, आत्मनियोजन करते हैं, उसका किसी भी चर्चा पे बहुत विस्तार से गहराई से बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम रखते हैं। बहुत सम्मान के साथ फिरोज जी, नेशन फर्स्ट ये अवधारणा भारतीय जनता पार्टी ने दी है और कई बार देखिए वंदे मातरम पर जैसे कई बार अगर सवाल उठे तो कांग्रेस मौन रही, कई बार भारत माता की जय पर सवाल उठे तो कांग्रेस मौन रही। हो सकता है कि उस अभिव्यक्ति के प्रति आपका भाव ये हो कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन कई बार कुछ अभिव्यक्तियां ऐसी होती हैं कि जिनके प्रति लोगों के अंदर अनासक्ति का भाव आ जाता है। तो कांग्रेस, ये तो यूथ फॉर द नेशन एंड पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, राजनीति देश के लिए और युवा भी देश के लिए। तो ए वतन तेरे लिए की अवधारणा है मूलतः ये। अब आप इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा, ये चिंतन है, पॉइंट नोट करें। दो बातें इन्होंने मूलतः बोली। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के 3 ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम, बस और कोई काम नहीं करते ये। ना तो कोई रोड मैप निकल के इनकी पार्टी का सामने आता है, ना बिंदु एजेंडे सामने आते हैं कि क्यों बैठक बुलाई गई है और क्यों बैठक में किस लिए आए हैं। फिर भी ये इनका आंतरिक मामला है। इनने 2 बातें की, एक का सनातनी संस्कृति सर्वधर्म संभाव, एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम यूथ फॉर द नेशन जो है, हम यूथ फॉर द नेशन यानी यूथ के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे। तीसरा आदिवासियों की बात की। मैं इनसे कहता हूं कि जो इनकी विचारधारा है ना, ये सनातनी संस्कृति, ये डॉक्टर हेडगेवार जो गुरुजी जिनकी ये द बंच ऑफ थॉट्स उनकी किताब पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा है अ पर्सन हु इज नॉट हिंदू कैन नॉट लिव इन इंडिया। जो व्यक्ति भारत में हिंदू नहीं है वो भारत में नहीं रह सकता, जो कि हमारी सनातनी सभ्यता, सनातनी संस्कृति के विपरीत है। सनातन संस्कृति कहती है सर्वधर्म समभाव, हर धर्म का सम्मान हो। नंबर 2 बात इन्होंने कही यूथ फॉर द नेशन। तो नेशन के लिए जो संस्थान हमने 50 साल में खड़े किए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बहुत सारे संस्थान किए थे। उसमें 3 लाख रुपए फीस हुआ करती थी। मोदी सरकार उसको 25 लाख करने जा रही है। रोजगार आप दे नहीं पा रहे। आदिवासियों का जहां तक सवाल है तो आप ट्राइबल सब प्लान आप बंद कर चुके। जितनी आदिवासियों की जो हमारे बैगा विकास प्राधिकरण था, सहरिया विकास, कोरकू, भील, ये भारिया विकास प्राधिकरण, वो सारे प्राधिकरण आपने बंद कर दिए। तो आप कर क्या रहे हैं, किसके बीच में जा रहे हैं? जो आपकी विचारधारा है वो राष्ट्र की विचारधारा, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में 2 अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, तभी डेमोक्रेसी चलती है। किसी भी दुनिया के लोकतंत्र में देख लीजिए, जब तक 2 अलग अलग लोकतंत्र नहीं होंगे, जब तक नहीं चलेगा। और आपकी विचारधारा अलग नहीं होंगे, 2 अलग अलग विचारधाराएं नहीं होंगी, लोकतंत्र ही रहने दो। 2 अलग अलग विचारधाराएं नहीं होंगी। अब जहां तक इनका सवाल है कि इनकी विचारधारा को हम आदिवासियों के बीच में गलत रूप से परोस रही है दूसरी पार्टी है, ये बताइए कि उनको आदिवासियों से वनवासी किसने बनाया? आपने बनाया क्या? उनको नहीं बनाया आपने। हम तो कहते हैं आदिवासी था। पूरा देश जब है विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, आदिवासी मतलब जो आदिकाल से वास कर रहा हो वो आदिवासी है, और इसको हमने माना।
आपने जो वनवासी आश्रम बनाए, तरह तरह की काम किए, उससे जब आदिवासी ने ये देखा कि ये शुरू से कहते आए कि कांग्रेस ने तुम्हें 50 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ ठगा है, और जब उन्होंने 20 साल में आपको देख लिया कि आपने उनको ठगा है, भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो अब आपसे विमुख हो रहे हैं। आपकी विचारधारा का जहां तक सवाल है, तो जब विचारधारा जो होती है वो विचारधारा लोगों के बीच जाती है, लेकिन लोग जो है वो भी सब सनातनी लोग हैं, पूरे भारत सनातन है। जब आप सर्वधर्म समभाव की बात ही नहीं करेंगे तो कोई आपके साथ क्यों रहेगा? जी जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, गुज़िश्ता सालों में अनुसूचित जाति जनजातियों की बात करें तो इनका जो मुख्य राजनीतिक दल हैं या इनके नाम पर जो राजनीतिक दल बनाए गए थे उनसे मोह भंग हुआ है। तो कुछ संगठन अस्तित्व में आए, चाहे भीम आर्मी हो, जयस हो, इस प्रकार के और भी क्षेत्रीय संगठन जो हैं, जो किसी राजनीतिक दल की अभी तक वो दुहाई नहीं देते आगे पीछे वो किसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता हुई होगी तो चिंतन किया होगा उन्होंने, लेकिन कांग्रेस को चिंता नहीं है। उनको ये नहीं है कि जयस कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करता। जयस कहता है कि कांग्रेस ने भी उनके साथ अन्याय किया है। तो या इस प्रकार के जो दल संगठन है उनको, कांग्रेस को उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। आज वो बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े दल को भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टियों को भी चुनौती दे रहे हैं। अच्छा, अब इन दलों का इस प्रकार के संगठनों के दो प्रकार के उद्देश्य हैं। हो सकता है कि ये वर्ग विशेष के उत्थान के लिए संगठित हुए हों या व्यक्ति के उत्थान के लिए भी संगठित होते हैं इस प्रकार के संगठन। जैसे ही संगठन के मुखिया को और इक्का दुक्का लोगों को अच्छा पद प्रलोभन मिलता है, पता चलता है संगठन धराशायी हो जाते हैं और वर्ग विशेष की बात वहीं रह जाती है। कालांतर में ऐसे ही हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी इस विषय को समझकर लोगों के बीच में 1 करोड़ यूथ के बीच में जाने की बात कर रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति की। कांग्रेस भले ही ये कहे कि विमुख हो गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो नतीजा निकलेगा। आपकी प्रतिक्रिया चाहूं। नवीन जी, मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में वही दल जीत सकता है जिसको सोशल इंजीनियरिंग करते आती हो। उत्तर प्रदेश में मायावती ने जो किया था, इसी विधा के रूप में आगे बढ़ाया था अपने काम को, उसकी बहुत बात की जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां पे 2011 की सेंसस के मुताबिक 21% लोग यहाँ ट्राइबल हैं और तकरीबन 16% लोग एससी से हैं, दलित हैं, तो इतना बड़ा वर्ग, और अब जबकि ओबीसी की भी बात की जा रही है, ओबीसी भी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश वस्तुतः एक ओबीसी बहुल प्रदेश है। तो इन तीनों वर्गों को साधने वाला व्यक्ति ही अगले चुनाव में जीत हासिल कर पाएगा। इस बीच जैसे आपने जिक्र किया कि जयस नाम का संगठन उभर रहा है, हालांकि जयस के जो सबसे बड़े नेता हैं अलावा वो कांग्रेस टिकट पे चुनाव जीते हैं मनावर सीट से, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कांग्रेस को है, लेकिन जयस भी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मोल भाव कर सके दलों के साथ। तो ये जो पूरा गणित है साहब, वो चुनाव का गणित है, और सामाजिक समरसता जो कि बीजेपी का एक विचारधारा का मुद्दा है और संघ का भी, इसको आगे बढ़ाने की दिशा में कदम है जो आज बातें की गई मुझे लगता है। और वहीं कांग्रेस में, जो कि कांग्रेस की पिछली चुनावी जीत में 2000 कह लीजिए 23 में अगला था, 2018 के चुनाव में जो जीत हुई थी उसमें बड़ा रोल था आदिवासी और दलित मतदाताओं का। तो कांग्रेस का प्रयास ये है कि ये कहीं छिटक ना जाए। जब जब छिटका है वर्ग कांग्रेस, तब तक कांग्रेस हारी है मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है 2023 का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है और दोनों ही दल इन पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, उमेश जी, आपके चिंतन में, आपके मंथन में क्या परिणाम निकलेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन आपने एक विषय ऐसा जिसको लोग उद्घाटित होते हुए देख रहे हैं, जो एक नए प्रकार की संरचना का मध्य प्रदेश में निर्माण कर रहा है। कांग्रेस, चूंकि वो अभी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस से वाबस्ता हैं, तो कांग्रेस को चिंता नहीं है, और ना कांग्रेस जब चिंता नहीं है तो चिंतन भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस एक सवाल खड़ा कर रही है कि सामाजिक समरसता की आप बात करते हैं, लेकिन आपका जो विचार है वो हिंदुत्व का है, आप किसी और को पसंद ही नहीं करना चाहते।
नवीन जी, जो फिरोज भाई ने बात कही थी और जिसको आपने आगे बढ़ाया, मैं फिर उस बात को दोहरा देता हूं। मैं बात गौरव अभिमान के साथ इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि हमारा विचार दर्शन हिंदुत्व का है और हिंदू का है। अब ये हिंदू और हिंदुत्व को फिरोज भाई समझ नहीं पाएंगे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। हिंदू एक जीवन पद्धति का आचरण है। जो भारत की जीवन पद्धति है वो हिंदुत्व आधारित जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति को हम धर्म के नाम से नहीं देते हैं। बार बार ये जिस बंच ऑफ थर्ड की बात करते हैं ना गुरु गोलवलकर जी की, उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि फिरोज भाई को अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। वो केवल इसको एक धर्म के रूप में व्याख्यात करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू एक धर्म है, उसको परिभाषित करते हैं। हिंदू केवल एक धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है और ये वो जीवन पद्धति है जो भारत की जीवन पद्धति है। तो एक तो ये बात है, हम उस जीवन पद्धति की बात करते हैं। दूसरी एक उन्होंने बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक काम है, भोजन, बैठक और विश्राम। चलिए, हम तो इसके माध्यम से हमने आज 303 हमारे पास लोकसभा के सदस्य हैं, 95 हमारे पास राज्यसभा के अंदर बैठे हुए हैं। भारतवर्ष की विधानसभाओं की गिनती लगा देंगे तो मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हैं। 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आधे से ज्यादा भारत के भगवा रंग लहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 11 राज्यों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? हम तो भोजन, बैठक और विश्राम करके यहाँ पहुंच गए। आप तो दौड़ लगाते जा रहे थे, आप हमको कछुआ कहकर उलाहना देते, आप तो खरगोश की तरह कुलाचे मार रहे थे ना। कहां जाकर आपकी गाड़ी अटक गई? ये डब्बा गोल कांग्रेस का कैसे हो गया है? और इस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं ना, क्या है आपकी विचारधारा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, उनका समर्थन करती है कांग्रेस। ये आपकी विचारधारा है। आप विचारधारा की बात करते हैं। राम एक काल्पनिक पुरुष थे, ये आपकी विचारधारा है। राम सेतु कभी हुआ नहीं, इस बात का हलफनामा दायर करते हैं, ये आपकी विचारधारा है। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि की तारीख को अभी नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि अभी चुनाव का समय है, ये आपकी विचारधारा है। सोनिया गांधी रात भर रोती रही, उनको नींद नहीं आई क्योंकि बटाला हाउस के एनकाउंटर में टेररिस्टों को मारा गया, ये आपकी विचारधारा है। चाइना में जाकर आपका राहुल गांधी और जाकर देश विरोधी बातें करता है, ये आपकी विचारधारा है। हमको आपसे आइडियोलॉजी का प्रमाण पत्र और विचारधारा का प्रमाण पत्र लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। वहां पर नारे लगते हैं कि भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, और तुम्हारा नेता कहता है दिग्विजय सिंह ट्वीट करके कि मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। ये आपकी विचारधारा है। इस तरह की विचारधारा से काम नहीं चलेगा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हम इस तरह की भाषा को स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। मत करिए फॉर नेशन, हमने कहा है कि पॉलिटिक्स फॉर नेशन, राजनीति करेंगे देश के लिए करेंगे। युवा है, देश के लिए काम समझ लेता, तो ये हमारी समझ लेता हूँ। कहाँ है आपकी विचारधारा? आपकी विचारधारा कहाँ है फिरोज सिद्दीकी साहब? पूछ लेता हूँ, आपकी बात ही पूछ लेता हूँ, आपकी बात ही पूछ लेता हूँ। कहाँ है आपकी विचारधारा फिरोज सिद्दीकी साहब? जो जिन जिन अलंकरणों से आपको नवाजा गया है, जिन जिन चीजों से जोड़ा गया, स्वीकार करते हैं क्या? नहीं, आप देख लीजिए कि जो लोग अभी यूथ फॉर नेशन और यूथ फॉर ये पता नहीं वो क्या क्या ये नए नए पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, पॉलिटिक्स फॉर द नेशन और यूथ फॉर नेशन की बात कर रहे थे, वो भूल के कांग्रेस के कंधे पे बैठ गए। हमने कभी राम मंदिर का चंदा नहीं खाया भाई साहब, आपको ये बता दें। आप लोग राम मंदिर के चंदा चोर हैं, ठीक है। हाँ, वो चंपतरा है, आप ही का आदमी है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, और सुन लीजिए, नवीन जी, ये सुन लीजिए। नहीं, आरोप है, वो सही है, सही है। ऐसा नहीं है, चंदा चोर, बेबुनियाद आरोप कैसे सहे जाएंगे? चंदा चोर है आप लोग, ठीक है। राम मंदिर का चंदा चोरी किया है, ठीक है। दूसरी बात, इंशाल्लाह अल्लाह तेरे टुकड़े। देखो अभी सर्वदम संभाव से कहां पहुंच गए, ये नफरत पे वापस पहुंच गए। अभी एकदम स्विच किया इन्होंने। हमको ऐसा संभाव चाहिए जो भारत के टुकड़े। और ये टेप जो है, ये टेप झूठा निकला, ये टेप झूठा निकला। आपको ये पता है ये टेप झूठा निकला, अमित मालवीय ने बनाया था ये, ठीक है। तो आप जो है आप जो है चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। आपके पास कोई तथ्य नहीं है। ये जो आप चिल्ला रहे हो ना बार बार, ये संभाव मानते हो।
दो उमर खालिद ये उमर खालिद के ऊपर, अरे सुन लीजिए पहले, ये उमर खालिद के ऊपर फ्रेम किया गया था और जिसको पेश कर दिया, और ये अमित मालवीय ने झूठा टेप बनाया था, पता है आपको ये बात? अरे करेंगे आप अमित मालवीय पे कार्रवाई? तुमको ठीक है, हाँ ठीक है। कभी हमारे लोग, कभी कांग्रेस के लोग आईएसआई की जासूसी करते हुए पकड़ा है, कभी कांग्रेस के लोग आईएसआई की जासूसी करते नहीं पकड़े गए। चलिए आप अपना मुद्दा रखिए, फिरोज जी उलझिए मत, अपनी मुद्दा रखिए। आपकी विचारधारा क्या है, ये सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब देखिए। हाँ चलिए, अब इस पे आते हैं। जो सर्वधर्म संभाव है वो कांग्रेस की विचारधारा है, जो हमारी सनातनी संस्कृति है वो कांग्रेस की विचारधारा है, और वासुदेव कुटुंबकम में कांग्रेस विश्वास करती है। अगर आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे नेहरू जी के जमाने से, तो वो वासुदेव कुटुंबकम की उसमें झलक दिखेगी। हमारा बनाया हुआ संविधान, जिसमें हम नहीं कहते, पूरे देश के लोगों ने संविधान बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, लेकिन उसमें आपको सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और ब्रह्मवेद, चारों वेदों पढ़ लीजिए आप, और हमारा संविधान देखिए, अथर्ववेद, हमारा जो संविधान देखिए, उसमें आपको झलक देखने मिलेगी। और मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैंने आपको वेदों के नाम बता दिए, ये कांग्रेस की पहचान है। आप ये समझ लेता हूँ, चीजों को अभी इन चीजों समझ लेता हूँ, कभी नहीं जीत पाएगी। अब क्या है, विचारधारा, किसको हनुमान चालीसा आता है, किसको सुंदरकांड आता है, कैसे सबको बराबरी का किसको श्लोक आते हैं, इससे व्यक्ति के विचार की पहचान होगी। बहरहाल हर्षवर्धन जी, अंतिम प्रकाश डालिए इस पूरे उस पर कि अब देश में एक अलग प्रकार का माहौल है, और भले ही कांग्रेस कोई कुछ भी बात करे, लेकिन कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि इस देश का जो मानस है वो आध्यात्मिक है, वो अपने आध्यात्मिक जो प्रतीक हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनके प्रति भूखा रह लेगा। वैसे भी इतने त्योहार हैं, उसमें उपवास की ऐसी परिकल्पना है, तो भूखा रह लेगा, लेकिन उनके विरुद्ध बात नहीं सुनेगा, उनकी काल्पनिकता की बात नहीं सुनेगा। निश्चित रूप से महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात, सबकी बात जरूरी है, लेकिन जैसे हम आदिवासी समाज को, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को सहेजने की बात करते हैं, ऐसे इस देश के मानस को भी समझने की जरूरत है। अगर कांग्रेस ने उसको अपने साथ नहीं मिलाया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, भले ही वो वैज्ञानिक और तथ्यों के आधार पर ठीक हो, तो कांग्रेस का नुकसान जैसे अभी हो रहा है लगातार होता रहेगा। क्या कहें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वक्त है। हर वर्ग अपनी संस्कृति को लेके गर्व कर रहा है, हालांकि ये गर्व कई बार दूसरे वर्गों के लिए भी तकलीफ दे जाता है। इससे सावधान रहने की देश में आवश्यकता है। हमारा देश एक बहुत खूबसूरत देश है साहब, अलग अलग वर्ग हैं, जातियां हैं, समाज हैं, और इन्हीं के बीच राजनीति चलती है। जाति और धर्म कहीं न कहीं राजनीतिक सच्चाइयां हैं देश की, इसको समझना होगा। बिल्कुल ठीक। आपने देखा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आते हैं तो उज्जैन जाते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं जो पूजा के वस्त्र होते हैं। कमलनाथ भी कहीं न कहीं खुद को हनुमान भक्त के रूप में पेश करने लगे हैं। तो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो जुमला है वो इसके लिए प्रयोग में आ रहा है जी। अब सवाल सिर्फ इतना है नवीन जी कि मध्य प्रदेश जो कि बहुत ही शांत इलाका रहा है, जो घटनाएं हाल फिलहाल में सामने आ रही हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। त्योहार सबके सामने है, मध्य प्रदेश सेफ रहे, ये हम सबकी कामना है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पार्टियों की विचारधारा कुछ भी हो, पर इस देश की विचारधारा, इस देश के संस्कृति की विचारधारा ये थी, सनातनी विचारधारा ये है, और सनातनी धर्म भी यही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं और अहित के समान कोई अधर्म। ये बात अगर समझ लें राजनीतिक दल, तो फिर विचारधाराएं भी शुद्ध हो जाएंगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।